नमस्कार, मैं हूं छाया। इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी। नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी। नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख 6 फरवरी है और 7 फरवरी को निर्वाचन चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आचार संहिता आज से सभी 48 नगर निकाय क्षेत्रों में लागू कर दी गई है। इस बार के चुनाव में नोटा का प्रावधान नहीं होगा और मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। राज्य में कुल मतदाता संख्या 43,23,574 है, जिनमें 21,16,227 महिला मतदाता शामिल है। झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं, जिनमें 9 नगर निगम और 19 नगर पंचायत शामिल है। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारी तेज हो गई है। ये पोलिंग के समय मतदान केंद्र में और काउंटिंग के समय मतगणना केंद्र में, और जो स्ट्रांग रूम होगा जहां पे बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे, उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2026 को और 22 जनवरी 2026 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इन इलेक्शंस के लिए ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे और समय समय पर आयोग को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है। और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं वो निर्भीक होकर मतदान कर सकें। मतदान दलों का गठन NIC का एक सॉफ्टवेयर है रेंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा कराया जाएगा, जिससे कि इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं है और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मंगलवार को रांची समेत पूरे देश में 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया। स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जोनल प्रेसिडेंट राजेश मुंडा ने बताया कि केंद्र और राज्य के अन्य संस्थानों में पहले से ही 5 दिन कार्य सप्ताह लागू है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में इसे 2 साल पहले हुई सहमति के बावजूद लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में करीब 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर है। मुंडा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सर, हमें 5 डेज बैंकिंग चाहिए। स्पेशली हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं 5 डेज बैंकिंग के लिए। हमारी डिमांड है सर सरकार से, हमारा कार्यकाल आप कुछ वक्त के लिए बढ़ा दें, बट सर हमारे निजी जीवन की खुशी भी इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं सर कि हमारा कार्यकाल बढ़े, बट मंडे टू फ्राइडे ही हम काम करें सर। सैटरडे संडे हम अपनी फैमिली को टाइम दें, हम अपने हेल्थ इशू पे ध्यान दें। थैंक यू सर। आज 5 दिवसीय बैंकिंग की जो मांग है वो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है और हम लोग इसी तरह से 5 दिवसीय मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग हफ्ते दिन का 40 मिनट अतिरिक्त देने के लिए तैयार हैं
और जो है मोदी जी बात करते हैं मन की बात, लेकिन वो मन की बात ना कस्टमर की सुन रहे हैं ना बैंक वालों की सुन रहे हैं। वो किसकी सुन रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट की और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की। आज की ये मांग है 5 दिवसीय बैंकिंग की कि हम लोगों के लिए घर परिवार को समय दे सके। आज जो बैंकर है मानसिक तनाव से गुजर रहा है। आज 30 से 35 साल के जो भी लड़के यंग जनरेशन जो आ रहे हैं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, नौकरी छोड़ रहे हैं। कितने तरह के रोग, शुगर जैसे रोग हो गए, ब्लड प्रेशर जैसे रोग से पीड़ित हो रहे हैं। पहले जो ये स्टेट बैंक की या कोई बैंक की नौकरी पहली पसंद हुआ करती थी वहाँ की, आज अंतिम है। सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को ऐसा चरमरा दिया है कि आज बैंकिंग बहाने से युवा डर रहे हैं। आते भी हैं, 2000 की वैकेंसी आती है, 50-100 आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। आज सरकार को यह बहुत जरूरत है बैंकिंग सेक्टर में 2 दिन की जरूरत छुट्टी करने के लिए। जब बैंकिंग के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सरकार के, उनके पास सभी सेबी हो, LIC हो, सभी RBI हो, वो 5 दिवसीय बैंकिंग का छुट्टी कर रहे हैं 2 दिन की, तो फिर बैंकिंग सेक्टर क्यों नहीं करेगा? बीते 14 दिनों से रहस्यमयी ढंग से लापता रहे जमशेदपुर के उद्यमी सा एशिया उपाध्यक्ष देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी की मंगलवार तड़के सकुशल बरामदगी के बाद शहर में राहत और सुकून का माहौल है। हालांकि उनके वापसी के बावजूद पूरा मामला अब भी रहस्य के घेरे में बना हुआ है। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे देवांग गांधी अपने आवास से पुत्र कैरव गांधी के साथ बाहर आए। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर शहरवासियों, मीडिया कर्मियों और पुलिस प्रशासन के प्रति इस कठिन समय में साथ खड़े रहने के लिए आभार जताया। हालांकि उनकी बरामदगी के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वे 13 दिनों तक कहां थे और किन परिस्थितियों में रहे। इस संबंध में पुलिस की ओर से अब तक कोई विस्तृत या आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने गांधी परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लानी चाहिए और वे भी पुलिस के आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरयू राय ने संकेत दिया कि कैरव गांधी को हजारीबाग क्षेत्र से बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार तड़के SSP कैरव गांधी को लेकर उनके आवास पहुंचे थे। फिलहाल कैरव की सकुशल वापसी से गांधी परिवार में खुशी का माहौल है और घर पर शुभचिंतकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। पुलिस लेकर 4:30 बजे आई हमको, सीनियर एसपी भी आए थे और मेरी भी सीनियर एसपी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने आधी सफलता ही पाई है। जो नौजवान अपहृत हुआ था उसको हमने बरामद किया है, मगर जिन लोगों ने अपहरण किया है उन तक भी हम पहुंच रहे हैं और उनको भी हम पकड़ लेंगे। ये पुलिस का आत्मविश्वास है। ये रिकवरी कहीं हजारीबाग जिले से ही कहीं से हुई है। तो उन्होंने कहा हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी वो पकड़ में वो भी आएंगे और परिवार में अपार खुशी का माहौल है। उनके रिश्तेदार, घर के, पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हैं और इनकी खुशी में हम लोग भी शामिल हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ के जिला पुलिस प्रशासन को और पूरे झारखंड पुलिस को जो इस पूरी घटना का उद्भेदन किया। और हम लोग की जानकारी के अनुसार सुबह सिटी एसपी ने खुद यहाँ पर आके 4:30 बजे करीब कैरव को जो है यहाँ पर हैंडओवर किया उनके परिवार के समक्ष। और ये पूरा शहर ना बोले पूरा झारखंड और पूरा झारखंड के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी घटना थी ये। और पुलिस प्रशासन ने इसका उद्भेदन किया है और उसको उसके परिवार के समक्ष सकुशल उसको सुपुर्द किया है। और मैं मिला भी हूँ, हम लोग मिले भी हैं कैरव से, कैरव के फादर से भी मिले हैं और बच्चा स्वस्थ है, एकदम ठीक है। और हम लोग उसको यही संतावना दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो और अपने व्यवसाय को संभालो। और झारखंड के लिए भी ये बेहतर होगा कि बच्चा जो है वो किसी डर के माहौल में ना रहे और अपने परिवार के साथ और अपने व्यवसाय के साथ अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ाए। और किसी को भी मतलब पूरे झारखंड में और पूरे जमशेदपुर शहर में किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और हम सभी से ये अनुरोध करेंगे, जो भी व्यापारिक वर्ग हैं और जो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं और वो जमशेदपुर आने की
जद्दोजहद में है कि वो जमशेदपुर आए और यहाँ के अपने परिवार के व्यवसाय को संभाले। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी नए नियमों के खिलाफ देश भर में चल रही बहस के बीच आज रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही संदेह के दायरे में खड़ा कर देते हैं। विशेषकर छात्रों में ये नाराजगी उस प्रावधान को हटाने को लेकर है जिसमें झूठी शिकायत पर सजा देने का प्रावधान था। छात्रों का तर्क है कि यदि कोई छात्र या शिक्षक झूठी शिकायत का शिकार होता है तो उसका करियर और प्रतिष्ठा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने जोर देकर कहा कि जब तक ये नियम वापस नहीं लिया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन में छात्रों ने रचनात्मक ढंग से नारे लगाए और प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। उनका मानना ही है कि जनरल समाज जो है वही शोषण करेंगे, बाकी जो लोग हैं वो शोषित हो रहे हैं। क्या जनरल समाज शोषित नहीं हो जाएगा? और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जो कमेटी बनेगा इस चीज को जांच करने वाला, वो कमेटी में भी जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो ST SC OBC समाज के ही लोग रहेंगे। कि अगर जो कोई बच्चा आपसी विवाद में एक कंप्लेंट फाइल करता है, एक फोन कॉल कर देता है उस कमेटी को कि ये स्वर्ण समाज का लड़का है जो हमारे साथ जातिगत टिप्पणी किया है, तो हम लोग तो कच्चा से डायरेक्ट जेल जाने का कोशिश पे आ जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग का जो है जिंदगी करियर खत्म होने पे आ जाएगा। जमशेदपुर के सोनारी स्थित दुमुहानी स्थित श्री श्री सिद्धेश्वरी शमशान काली माता मंदिर परिसर में 18 भुजा माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ संपन्न हुई। ये आयोजन मकर संक्रांति से गुप्त नवरात्र के दौरान हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान में बंगाल से आए विद्वान पुरोहितों और महंत सीताराम चौधरी के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। आज नवमी तिथि पर हवन और कुंवारी कन्या पूजन के साथ अनुष्ठान पूरा किया गया, जबकि कल विजयादशमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना होगी। 28 जनवरी से आम श्रद्धालु माता का दर्शन कर सकेंगे। संगम तट पर श्री श्री सिद्धेश्वरी शमशान काली माता और बगलामुखी काल भैरव भैरवी का मंदिर प्रथम पहले से है। इसमें 9 प्रतिमा 18 भुजा दुर्गा जो भारत में कहीं कहीं चुने गुने स्थान पर है, जो यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन से उनका जलवास, अन्नवास, फलवास और उनका समस्त पूजा करके 17 तारीख से बंगाल के पुरोहित आए थे जो प्राण प्रतिष्ठा विधिवत करके वो 22 तारीख को गए। और बीच में नवरात्रि चल रहा, गुप्त नवरात्रि, तो गुप्त नवरात्रि में फिर 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक विभिन्न दिनों में प्रथमम शैलपुत्री चतुर्थम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे थे कुष्मांडे थे चतुर्थम पंचम स्कंदनाते थे षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री। आज सिद्धिदात्री का, लेकिन ये वाला 10 महाविद्या का है। ये नवरात्रि 10 महा जो काली के 10 रूप है उसकी है। और ये आज इनका कुंवारी पूजन करेंगे, हवन करेंगे, विधिवत पूजा करके आज से ये 18 भुजा दुर्गा माता जन कल्याण में, लोगों के कल्याण, जमशेदपुर झारखंड समस्त भारतवासियों के हित के लिए, उनके सुख दुख का कल्याण के लिए, उनका दुख हरण के लिए, कष्ट हरण के लिए माता यहाँ विराजमान है। हम उनके छोटे से एक सेवक महंत सीताराम शरण चौधरी जी आम जनता के लिए कब से ये 28 तारीख से आम जनता के लिए ओपन कर दी जाएगी। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि और आम नागरिक उपस्थित रहे। डीजीपी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में वर्ष 2025 के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में झारखंड पुलिस द्वारा हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी साझा की। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के बलिदान को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से संविधान के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस का लक्ष्य राज्य को अपराध और नक्सलवाद से मुक्त बनाना है, जिसके लिए सभी अधिकारियों और जवानों को समर्पण, ईमानदारी और सतत प्रयास के साथ कार्य करना होगा। समारोह के अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी वरीय कनीय पुलिस पदाधिकारी, कर्मीगण, प्रेस, मीडिया और बंधुगण, उपस्थित आप सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दे रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी एवं आपके परिजन स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु एवं समृद्ध रहे। वर्ष 2025 में आप लोगों के द्वारा अनेक सराहनीय कार्य किया गया है। नक्सलियों के विरुद्ध किए गए
कार्यों में सभी प्रकार चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष 2025 में राज्य के कुल 326 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 38 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तथा 32 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। संगठित अपराध गिरोह के विरुद्ध एटीएस द्वारा कुल 30 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा इस गिरफ्तारी में हिज़्ब उत तहरीर के 5 सक्रिय क्रियावादियों भी शामिल थे। अवैध मादक पदार्थ के प्रयोग एवं व्यापार में संलिप्त कुल 706 कांड प्रतिवेदित हुए तथा 883 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा गया। कुल 58 करोड़ 77 लाख रुपए के साथ कई प्रकार की अवैध मादक पदार्थ को भी जब्त किया गया। साइबर अपराध से संबंधित कुल 1413 कांड प्रतिवेदित हुए और इन कांडों में 1268 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा गया तथा कुल 90,88,400 रुपए के साथ कई अवैध वस्तुओं भी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध से संबंधित करीब 38 करोड़ 67 लाख रुपए फ्रीज किए गए तथा कुल 1 करोड़ 48 लाख 5,518 रुपया पीड़ित को उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब ऐप का प्रयोग करते हुए कुल 140 कांड प्रतिवेदित हुए एवं इन कांडों में कुल 642 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कुल 1008 मोबाइल फोन एवं 1332 सिम कार्ड बरामद कर जब्त किए गए। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास, उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों में झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यालय परिसर में भव्य झंडारोहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में उद्यमी एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान गाया गया और देश की एकता, अखंडता व संविधान के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया गया। वहीं दूसरी ओर आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक SN ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसे सलामी दी। इस मौके पर ऑटो क्लस्टर के पदाधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने संविधान के महत्व और राष्ट्र निर्माण में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। पूरे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में देशभक्ति की भावना और उत्साह का माहौल देखने को मिला। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदित्यपुर के धीराजगंज स्थित फुटबॉल मैदान में शान बाबू मेमोरियल समिति की ओर से आयोजित पारंपरिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रितिका मुखी के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद सरायकेला के जिला अध्यक्ष डॉक्टर JN दास उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर टूसू मेला का आयोजन अद्भुत और सराहनीय है। दिवंगत शान बाबू मुखी की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम लोगों के बीच विशेष पहचान बना चुका है, जिसका इंतजार लोग पूरे साल करते हैं। कार्यक्रम के दौरान टूसू प्रतियोगिता, खेलकूद और बूढ़ी गाड़ी नाच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। ध्वजारोहण के पश्चात स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सफल प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। देर शाम तक चले कार्यक्रम में उत्कृष्ट टुसू प्रतिमाओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं बूढ़ी गाड़ी नाच में शामिल प्रतिभागियों को भी सम्मान पूर्वक पुरस्कार प्रदान किए गए। सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ अपने स्वर्गीय पति शान बाबू मुखी जी को। उन्होंने इस परंपरा को स्टार्ट किया। उनका कहना था कि झारखंड में हमारा टुसू और लोक आस्था का पर्व, जिसमें हम टुसू के साथ ये बूढ़ी गाड़ी नाच जैसे होते हैं, ये सांस्कृतिक नृत्य को खत्म ना हो जाए बोल के ये आयोजन किया, शुरुआत किया था, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोग इस बात से संकेत देते हैं कि हमारा झारखंडी संस्कृति लुप्त कभी नहीं हो सकता और इसको हम जैसे लोग बढ़ चढ़कर और आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ पर
जितने भी जो बूढ़ी गाड़ी नाच है, जो टुसू है, ये सारे दर्शाते हैं कि हमारा झारखंड में संस्कृति सबसे ऊपर है और उसको बचा के रखने के लिए यहाँ उपस्थित जितने जो दर्शक है, यही इसकी कला है। आज स्वर्गीय सन्मानको मेमोरियल समिति के तत्वाधान में आयोजित 26 जनवरी उपलक्ष्य में मध्य पूर्व प्रधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम मेला का आयोजन हुआ और बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन हुआ। इसके लिए आयोजन समिति के माननीय दीपिका मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके स्वर्गीय सन्माबू जी का जो प्रयास है सांस्कृतिक कार्यक्रम तो भी आगे बढ़ा रहे हैं और इतना भव्य कार्यक्रम आप कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हुआ। अंतिम दिन व्यास पंडित उमाशंकर शुक्ल महाराज ने गणतंत्र दिवस के शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ करते हुए भागवत की आरती और मंगलाचरण किया। तत्पश्चात उन्होंने देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देशभक्ति भजन प्रस्तुत किए और राजा परीक्षित की कथा पूरी कर सुखदेव महाराज की विदाई के साथ कथा प्रसंग को विराम दिया। अंतिम दिन का आयोजन भक्ति, ज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम था। कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन का वर्णन, संयात्मक की कथा, सुदामा चरित्र, 24 गुरुओं की कथा और सुखदेव जी की विदाई प्रस्तुत करते हुए परीक्षित को मुक्ति पाने के प्रसंग का रसपान कराया। महाराज ने कृष्ण सुदामा कथा के संदर्भ में कहा कि सच्ची मित्रता में अमीर गरीब का भेद नहीं होता। राजा परीक्षित के मुक्ति प्रसंग पर महाराज ने कहा कि जीवन क्षणभंगुर है और अनिश्चित है, इसलिए समय रहते ईश्वर की भक्ति, सत्संग और श्रीमद् भगवत का श्रवण ही मनुष्य को दुराचार तथा सांसारिक दुखों से मुक्ति दिला सकता है। समिति के सदस्यों ने बताया कि मंगलवार को हवन एवं भंडारा का आयोजन रखा गया है। क्षत्रिय कर्णी सेना की जमशेदपुर इकाई ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि ये नियम सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था पर गंभीर असर डाल सकते हैं। संगठन की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजा गया है, जिसकी प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई है। पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी किए गए नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने पर आपत्ति जताई गई है। क्षत्रिय कर्णी सेना का कहना है कि 15 जनवरी 2026 को राजपत्र में अधिसूचित ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने के नाम पर लागू किए गए हैं, लेकिन इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग छात्रों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीर संवैधानिक और कानूनी प्रश्न खड़े हो सकते हैं। पत्र में मांग की गई है कि इन नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। बिल पास हुआ है, उसको हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से एक आवेदन दे रहे हैं, आग्रह पत्र दे रहे हैं कि आप जो है इस पर पुनः विचार करें और इस बिल को वापस लें। कारण है कि आप बोलते हैं कि जात पात खत्म किया जाए, इस तरह से जात पात कैसे खत्म होगा? क्या स्वर्णों ने क्या ऐसा गुनाह किया है कि हरदम इन्हीं को चिन्हित करके और इन लोग को ही चिन्हित करके और इन लोग पर कानून ला करके और आप जो है दोषारोपण करके और आप इस तरह से बिल लाते हैं? ये आप बिल जो है हम लोग आग्रह करने आए हैं और डीसी महोदय के माध्यम से हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाए और इस बिल को वापस लें। यूजीसी नया नियम 13 जनवरी को लागू हुआ है, उसके विरोध में क्षत्रिय कर्णी सेना ने जमशेदपुर में एक विरोध प्रदर्शन आज किया है और ये आज सी विरोध प्रदर्शन का बिगुल फूका है। मगर ये कानून अगर वापस नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कर्णी सेना पूरे देश भर में आंदोलन करेगी और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक कर्णी सेना हर प्रदेश के हर जिलों में अपने आंदोलन को जारी रखेगी। ये बिल स्वर्ण समाज के बच्चों को भविष्य के साथ में खिलवाड़ है और निश्चित रूप से ये जब हमारे घर के युवा या हमारे बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में जब जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, वहां अगर किसी भी दबाव में, किसी भी द्वेष में अगर उन पर आरोप लगता है तो उन्हें 3 साल तक का सजा का प्रावधान है। ऐसे में बच्चों का भविष्य खराब होगा। हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे अंदर में दहशत है कि हमारे ऊपर कहीं भेदभाव ना किया जाए, हमारे ऊपर कहीं कोई प्लानिंग करके हमें फंसाने की कोशिश ना किया जाए। अगर ये आरोप गलत साबित होता है तो आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये बिल्कुल ही अनैतिक है, अन्याय के खिलाफ है और इसी अन्याय के खिलाफ कर्णी सेना एकजुट होकर पूरे प्रदेश भर में आने वाले दिनों में अपने सड़कों पे हर जिला में भव्य आंदोलन करने के लिए तैयार है और हमारी कर्णी सेना ये
निवेदन करती है मोदी सरकार से, हमारे राष्ट्रपति महोदय से कि ये नियम को या तो बदले या तो इस नियम को तत्काल प्रभाव से वापस ले। देश भर के बैंक कर्मियों ने आज 5 दिनों की ड्यूटी लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल की। जमशेदपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आयोजित इस हड़ताल के कर्मियों ने काम से खुद को दूर रखकर बैंकों के समक्ष धरना दिया। बैंक कर्मियों का कहना है कि ये मांग वर्ष 2015 से लगातार की जा रही है। हड़ताल में शामिल अभिनंदन प्रसाद ने बताया कि अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैंक कर्मियों ने जोर देकर कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि सप्ताह में 5 दिन ही ड्यूटी का नियम लागू किया जाए, जिससे कर्मचारी और सेवा दोनों का संतुलन बना रहे। हमारा 2 साल से लंबित 5 दिवसीय बैंक करने का मांग चल रहा है, जो सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है, नहीं पूरा कर रही है और 2 साल से आश्वासन दे रही है बस, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको हम लोग बृहत स्तर पर ले रहे हैं और आगे और भी इसका किया जाएगा। 5 डेज बैंकिंग, जब सारे ऑर्गेनाइजेशन 5 डे में काम करे तो हमें भी 5 डे बैंकिंग चाहिए। अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमारी डिमांड है। आगे मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग आगे भी हड़ताल में। चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक तरुण कुमार हुरिया ने मंगलवार को आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। ये दौरा स्टेशन को बड़े जंक्शन में तब्दील करने की दिशा में चल रही तैयारियों और आगामी दिनों में यहां से शुरू होने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए किया गया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कई नई एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन और उनके ठहराव से संबंधित तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्लेटफॉर्म सिग्नलिंग और अन्य सुरक्षा मानकों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि आगामी महत्वपूर्ण ट्रेन सेवाओं के लिए स्टेशन पूरी तरह तैयार हो। मीडिया से बातचीत में डीआरएम हुरिया ने बताया कि आदित्यपुर रेलवे स्टेशन को बृहद जंक्शन के रूप में स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेशन के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा और जंक्शन बनने के बाद यहां से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होंगी। विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को जल्द लाभ मिल सके। इसके अलावा डीआरएम ने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या को हल कर दिया गया है और स्टेशन पर 2 डीप बोरिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। निरीक्षण के दौरान रेलवे के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। ये आप लोगों को खुशी होगी जान करके कि रेलवे बोर्ड ने अप्रूव किया है कि आदित्यपुर से गाड़ियां अब खुलेंगी। तो यहाँ पे फिलहाल अभी 4 लंबी दूरी की गाड़ियों को हामी भरी गई है, जिसमें से कि 3 पेयर जो हैं वो 5 और 6 फरवरी को वो चालू हो जाएंगी और 1 पेयर जो है 29 मार्च से चालू होगी। इसमें जो है टाटा नगर हटिया पैसेंजर है, टाटा नगर आसनसोल ट्राई वीकली एक्सप्रेस है, टाटा नगर धनबाद सुबर्णरेखा एक्सप्रेस है। ये सब गाड़ियां अब आदित्यपुर से खुलेंगी। ये आदित्यपुर धनबाद हो जाएगा, आदित्यपुर आसनसोल हो जाएगा और आदित्यपुर हटिया हो जाएगा। इसके अलावा एक विशाखापट्टनम आती है गाड़ी, वो 29 मार्च से होगी। यहाँ पे बहुत काम है करने के लिए और पैसेंजर एम्यूनिटी के हिसाब से भी करने के लिए बहुत कुछ है, तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको पूरा करने का। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में सफाई एवं सैनिटेशन कार्यों में लगे ठेका मजदूरों ने जिला उपायुक्त को शोषण की शिकायत सौंपी है। मजदूरों का आरोप है कि ठेकेदारों एवं जमशेदपुर एक्सेस के अधिकारियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान, पीएफ, एसआई में अनियमितताएं एवं सुरक्षा साधनों का अभाव किया जा रहा है। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों का भी पालन नहीं हो रहा है। वेतन से काटी गई भविष्य निधि समय पर जमा नहीं की जा रही, जिसमें भारी गड़बड़ी है। गंदगी के ढेर पर 8 घंटे से अधिक कार्य कराने के बावजूद सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते। ईएसआईसी कार्ड एवं सही हाजिरी कार्ड का अभाव होने से बीमारी में इलाज मुश्किल हो जाता है। ठेकेदारी प्रथा लंबे समय से शोषण का कारण बनी हुई है। शिकायतकर्ताओं ने जुलाई 2024 में उपायुक्त को पहली शिकायत दी थी। मार्च 2022 में अपर श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में हुए त्रिपक्षीय समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया। मजदूरों ने समझौते एवं पुरानी शिकायत की
प्रतियां संलग्न कर जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र समिति के तमाम सफाई कर्मचारी है जो बात होकर के आज डीसी महोदय के पास आए हैं। शांतिपूर्वक हम लोग ज्ञापन दिए, मिले, आज मिल करके बताएं कि सर दो समझौता हो चुका है। एक समझौता हुआ है अपर समायुक्त कार्यालय 2022 में मार्च में, और एक समझौता हुआ है जेनेसी में। कि हम लोगों का मांग है कि जो भी नियम में है वो देना है, जो भी कानूनन है, जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है न्यूनतम मजदूरी वो देना है, वो नहीं दिया जा रहा। बहुत कम मजदूरी भुगतान किया जाता है, पूरा फर्जी हो रहा है, लोगों का कमाई का पैसा घोटाला हो जाता है, पीएफ जमा के नाम पर घोटाला हो रहा है। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है जो जेनेसी में। आप जाकर पता करिए, इंक्वायरी करिए। जितना का मैन पावर है उतना काम नहीं करके कम करा। जैसा 70 का मैन पावर काम करवाना, मैन पावर 30 मजदूरों का काम लिया जाता है, 40 मजदूर का आता पता नहीं होता है, पूरा कागजी फर्जी काम होता है। ये लोगों का पूरा घोटाला हो जा रहा है, पूरा न्यूनतम मजदूरी के नाम पर पूरा घोटाला हो रहा है, पैसा खा जा रहा है। इसी सवालों को लेकर डीसी महोदय के पास आया, तमाम दस्तावेज हम दे दिए हैं उपायुक्त महोदय को। हमने गुहार लगाया कि जल्द से जल्द समाधान करिए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।